मैं अतुल तिवारी एक बार फिर से आप सभी का अर्थ सिविल सर्विसेज क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह भ्रष्टाचार पर आधारित है, जो कि इथिक्स के यूनिट 4 का टॉपिक है। तो आप सबको पता है कि हर यूनिट से 40 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो ये हमारा भ्रष्टाचार वाला टॉपिक है, ये बहुत ही इजी टॉपिक है और इसे हम सब कम समय में तैयार कर सकते हैं। इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो हमारा एथिक्स वाला कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा जो एसे वाला हमारा टॉपिक है भ्रष्टाचार से संबंधित, वो भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लासेस को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर हमारा कंटेंट और हमारा प्रयास अगर आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी लाभ पहुंचा रहा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अपने दोस्तों जो भी ज़रूरतमंद हों, जो मैगी कोचिंग्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन तक इन वीडियोज़ को शेयर करके पहुंचाइए। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारे टॉपिक्स कौन कौन से हैं, किन किन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो हमारे एथिक्स के यूनिट 4 में दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, भ्रष्टाचार मेन टॉपिक है हमारा जो भी है, और इसके जो सब टॉपिक्स हैं वो क्या क्या हैं। जैसे पहला हम देखेंगे कि भ्रष्टाचार के प्रकार, यानी कि कितने प्रकार के भ्रष्टाचार होते हैं, साथ ही इन भ्रष्टाचार के होने के क्या कारण हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ता है समाज देश में, और इसको अल्पमत यानी कि कम करने के या रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, समाज, सूचना तंत्र, परिवार एवं विसल ब्लोअर की क्या भूमिका है भ्रष्टाचार को रोकने में। इसके बाद हम देखेंगे भ्रष्टाचार पर राष्ट्र संघ की क्या घोषणा है, यानी कि इंटरनेशनल रूप से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, तो उसे हम जानेंगे कि यूएन के क्या क्या घोषणा पत्र हैं। और इसके बाद हम जो देखेंगे वह क्या है, भ्रष्टाचार का मापन, यानी कि भ्रष्टाचार को किस किस तरीके से मापा जा सकता है, वो कौन से इंडिकेटर्स हैं जिसके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि भ्रष्टाचार किसी देश में, किसी समाज में कितनी है। ठीक है। और आगे हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी की संस्था है, तो इसके कौन कौन से सूचकांक हैं, है ना, और इसकी भ्रष्टाचार को उजागर करने में क्या भूमिका है, इन सब को हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो अभी हमारा जो आज का रहेगा वो भ्रष्टाचार पर रहेगा कि भ्रष्टाचार की डेफिनेशन देखेंगे हम, साथ ही इसके प्रकार और कारणों पर हम प्रकाश डालेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं भ्रष्टाचार आखिर भ्रष्टाचार है क्या, इसको एक सूटेबल रूप से आप कैसे परिभाषित कर सकते हो कि भ्रष्टाचार क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप कोई भी आपके विषय में अगर कोई भी टॉपिक दिया गया है तो उस पर 2 मिनट उस पर विचार ज़रूर करिए। आपकी तैयारी का मूल यही है कि आपको बेसिक्स पता हों, और कोई भी विषय आप कोई भी टॉपिक आपके विषय में यदि रखा गया है तो उसका मूल उद्देश्य क्या है, इससे आपके तैयारी को क्या मिलती है, मजबूती मिलती है, एक आधार प्राप्त होता है। तो देखिए भ्रष्टाचार जो है तो इसको इथिक्स में रखने का सीधा सा कारण ये है कि ये आचरण से संबंधित है। जब आप इसे क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो इसका क्या अर्थ निकल के आएगा, शब्दों को जब विच्छेद करेंगे, सॉरी ये भ्रष्ट है, एक मिनट दोस्तों, ये क्या है, भ्रष्ट है, और धन आचरण। तो इस प्रकार आप सब क्या देख रहे हैं कि हम यहाँ पर किसको पढ़ रहे हैं, आचरण को पढ़ रहे हैं, और कैसा आचरण, जो अनैतिक है, भ्रष्ट है। तो इसलिए इथिक्स में हम किसको पढ़ते हैं, इंसान का जो व्यवहार होता है, जो उसका आचरण होता है, उसी को हम किस में पढ़ते हैं, भ्रष्टाचार में पढ़ते हैं। इसलिए इस टॉपिक को हमारे एथिक्स के सिलेबस में रखा गया है। देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो इसकी सबसे अच्छी डेफिनेशन, भ्रष्टाचार निरोधक समिति का गठन हुआ था 1962 में। कब हुआ था, 1962 में। तो उसके जो अध्यक्ष थे के संथानम, इनके अनुसार परिभाषा दी गई भ्रष्टाचार की कि सरकारी सेवक द्वारा किसी लाभ के उद्देश्य से, टर्म्स देखिएगा, सरकारी सेवक के द्वारा किसी लाभ के उद्देश्य से
किए गए या किया गया कोई सरकारी कार्य या सरकारी कार्य में विलंब भ्रष्टाचार है। यानी कि अगर कोई सरकारी सेवक है या सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा लाभ के उद्देश्य से कोई भी सरकारी कार्य किया जाता है या उस कार्य पर बाधा पहुंचाई जाती है या उसको विलंबित किया जाता है, रोक के रखा जा सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? भ्रष्टाचार कहते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है दोस्तों, इसे आप लोग एज इट इज़ याद कर लीजिएगा, निश्चित ही इसके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और आप अगर मेंशन करते हो कि किसके द्वारा कही गई है, या आप ये भी भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 है उसमें जो डेफिनेशन दी गई है उसे दे सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल या संयुक्त राष्ट्र ने भ्रष्टाचार की क्या परिभाषा दी है, अगर आप इनको मेंशन करके लिखते हो अपने आंसर में तो उसके पूरे मार्क्स मिलते हैं। बाकी आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि ऐसा आचरण जो भ्रष्ट एवं अनैतिक हो उसे हम क्या कहते हैं? भ्रष्टाचार कहते हैं। और उसमें क्या होता है? लाभ की भावना या स्वार्थ की भावना क्या होती है? निहित होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? भ्रष्टाचार कहते हैं। तो यहाँ अब कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं है कि वो केवल सरकारी सेवक ही हो, वो कोई भी हो सकता है जो सार्वजनिक पद पर या किसी लिमिटेड कंपनी पर भी आसीन कोई व्यक्ति हो सकता है जो अपने पद या सत्ता का क्या करता है? दुरुपयोग करता है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो निजी स्वार्थ के लिए या निजी लाभ के लिए अपने पद एवं सत्ता का दुरुपयोग करता है या किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? भ्रष्टाचार कहते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं, और इसकी एक आध दो डेफिनेशन है उनको हम जान लेते हैं भ्रष्टाचार का। तो देखिए दोस्तों, सबसे अच्छी यहाँ पर डेफिनेशन एक और मिल रही हमें, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। ये क्या कहता है कि किसी व्यक्ति का सार्वजनिक पद में होते हुए या पद में होने की संभावना में, यानी कि कोई व्यक्ति है जो सार्वजनिक पद पर है या सार्वजनिक पद में होने की उसकी संभावना है, वो क्या करता है? स्वयं के लिए या अपने किसी नज़दीकी या संबंधी या मित्र के लिए किसी भी प्रकार का अनुचित धन, ध्यान रखिएगा, धन नहीं, अनुचित धन या वित्त प्राप्त करना क्या कहलाता है? भ्रष्टाचार कहलाता है। ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में दी गई है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? वह व्यक्ति जो है तो अपने सगे संबंधियों या मित्र या स्वयं के लिए क्या कर रहा है? अनुचित तरीके से धन या वित्त को प्राप्त करता है। तो जब अनुचित तरीके से वह धन या वित्त को प्राप्त करेगा तो उसके लिए वह क्या कार्य करेगा? अपने पद और जो उसको सत्ता प्राप्त हुई है, सत्ता कहने का तात्पर्य यहाँ पर किससे है? शक्ति से है। तो जो उसे पद और शक्ति मिली हुई है उसका वह क्या करेगा? दुरुपयोग करेगा। और इस दुरुपयोग से उसे क्या मिलेगा? धन मिलेगा। अब यह चाहे अपने संबंधियों को लाभ देने के उद्देश्य से हो या स्वयं के लिए हो, वह क्या कहलाएगा? भ्रष्टाचार कहलाएगा। अब ये अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कैसे करते हैं? कार्यों में विलंब करते हैं, है ना, कार्यों को रोक करके रखते हैं, या किसी कार्य को त्वरित गति से करने के लिए धन की मांग की जाती है, या दुर्भावना हो सकती है, किसी के प्रति द्वेषपूर्ण कार्य हो सकता है। तो इसको अनेकों प्रकार से शक्तियों का क्या किया जाता है? दुरुपयोग किया जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? भ्रष्टाचार कहते हैं। और सरल शब्दों में आप लोगों को समझने के लिए क्या दूसरी परिभाषा दी जा सकती है, उसे भी देख लीजिए कि भ्रष्टाचार से आशय अनुचित धन प्राप्त करने के उद्देश्य से सार्वजनिक पद व सत्ता के दुरुपयोग से है। यानी कि भ्रष्टाचार क्या है? जिसमें अनुचित धन प्राप्त करने के उद्देश्य से सार्वजनिक पद व सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है। आई होप आप लोगों को भ्रष्टाचार की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब चलिए देखते हैं भ्रष्टाचार के प्रकार। भ्रष्टाचार के कितने प्रकार हैं? भ्रष्टाचार के दोस्तों बहुत सारे प्रकार हैं। एक एक को डिफाइन कर पाना बहुत ही दुष्कर कार्य है, लेकिन फिर भी
इसे जो कुछ प्रमुख प्रकार हैं जो हमारे समाज और देश के सम्मुख आए हुए हैं, उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिकोड करेंगे। तो देखिए, भ्रष्टाचार एवं इसके विधियों को परिभाषित करना अत्यंत दुष्कर कार्य है, क्योंकि ये कई तरीकों से, कई विधियों से होता है, जिसको किसी एक शब्द से परिभाषित कर पाना बहुत ही कठिन कार्य है। लेकिन इसके कुछ प्रमुख प्रकार हैं। कौन कौन से वो प्रमुख प्रकार हैं, आइए देखते हैं। अगर आप जब इसको 20 मार्क्स में लिखोगे तो आप एक फ्लो चार्ट या कोई डायग्राम के द्वारा पहले आप बता दोगे कि हम किस किस प्रकार की बात आगे करने जा रहे हैं, फिर सबको एक एक करके आपको क्या करना है, एलोबरेट करना है। तो चलिए देखते हैं। और अगर आपको 5 मार्क्स में आता है तो आप डायरेक्ट प्रकार अगर दे दिया है तो आप डायरेक्ट मेन टॉपिक या हेडिंग्स डालिए और उसके अंदर 2-2 लाइन लिख के अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे। तो इसके जो प्रकार हैं, प्रमुख प्रकार हैं, उनमें पहला जो है वह राजनैतिक भ्रष्टाचार है। दूसरा प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, प्रशासन में जो भ्रष्टाचार होता है। व्यापारिक भ्रष्टाचार, न्यायिक भ्रष्टाचार, शैक्षणिक भ्रष्टाचार और पुलिस तंत्र यानी पुलिस विभाग में जो भ्रष्टाचार है वो, और इसके अतिरिक्त समाज में जो हमारे भ्रष्टाचार फैला हुआ है वो। तो इस प्रकार 7 से 8, इसके अतिरिक्त भी कई भ्रष्टाचार के प्रकार हैं, जैसे धार्मिक भ्रष्टाचार है, आपको प्रकार ही तो बताना है, चिकित्सा क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार। इस प्रकार आपको जितने भी क्षेत्र दिखाई दें जहाँ भी भ्रष्टाचार हो, ये सब क्या है, भ्रष्टाचार के प्रकार हैं। लेकिन आप यहाँ 8-9 पॉइंट लिख देंगे, इतने में आपके लिए पर्याप्त है। तो चलिए राजनीतिक भ्रष्टाचार में देखते हैं कि कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें राजनीतिक भ्रष्टाचार की श्रेणी में लाया जाता है। देखिए दोस्तों, राजनीतिक भ्रष्टाचार का तात्पर्य ये है कि जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल, साथ में जो राजनेता हैं, इनके द्वारा अपने पद और शक्तियों का जो दुरुपयोग किया जाता है निजी स्वार्थ या निजी लाभ के दृष्टि से, उसे ही हम क्या कहते हैं, राजनीतिक भ्रष्टाचार कहते हैं। अब आपके सामने जब चुनाव होता है हर 5 वर्ष में, तो आपके सामने कई प्रकार से आप लोगों को ये भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। जैसे धन बल के द्वारा मत प्रभावित करना। धन और बल, आप देखते हैं कि कई सारे बाहुबली नेता होते हैं हमारे आपके क्षेत्र में, तो वो क्या करते हैं, अपने बल का प्रयोग करते हैं, किसके लिए, मत को प्रभावित करने के लिए, मत को अपने फेवर में करने के लिए। साथ ही धन का प्रयोग करते हैं। धन का प्रयोग क्या करते हैं, आप सब जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में वो क्या करते हैं, एल्कोहल बंटवा देते हैं, आप सब लोगों ने देखा होगा, है ना। महिलाओं को कपड़े, तो साड़ियाँ वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, या सीधे रुपए दे करके आप पंचायत लेवल से जा कर के लोकसभा स्तर तक के चुनावों में देखते हैं कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार फैला हुआ है। किसके लिए, मत को प्रभावित करने के लिए, यानी कि अपने पक्ष में मत को करने या किसी के विपक्ष में करने के लिए। तो धन बल के द्वारा। दूसरा, मतदाताओं को क्या करना, डराना धमकाना। तीसरा कैसा राजनीतिक भ्रष्टाचार में जो आता है वह क्या आता है, व्यापारियों एवं व्यवसायियों से धन प्राप्त करना। और जब ये धन प्राप्त कर लेते हैं तो इससे इनको क्या मिलता है, सत्ता प्राप्त होती है। और जब ये सत्ता प्राप्त कर लेते हैं धन के द्वारा, तो इसके बाद ये जो व्यवसायी हैं इनको अनुचित लाभ प्रदान करते हैं। आप सब देखते हैं कि कई सारे जो हमारे कॉरपोरेट जगत के बड़े बड़े नाम होते हैं वो क्या करते हैं, इन राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं और इस चंदा को उजागर नहीं होने देते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, जब ये चंदा देते हैं तो ये अपने लाभ के लिए, ये व्यापारी वर्ग क्या करते हैं, राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते हैं, ताकि जो राजनीतिक दल है वह सत्ता में आने के बाद इनके निहित उद्देश्य या इनके निहित लाभ के लिए कार्य करे, इनके लिए रूल्स एवं रेगुलेशन में चेंजेस लाए। जैसे आप लोग किसान वाला आंदोलन देख रहे हैं, तो किसान जो नेता हैं आपके राकेश टिकैत जी या कोई भी, तो वो क्या आक्षेप लगाते हैं कि यह जो कानून है यह किसके लिए है, अंबानी और अडानी के लिए है, इनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये व्यापारी हैं और जो सरकार है वह राजनीतिक दल है,
और इन दोनों के बीच जो गठबंध पाया जाता है यही धन दे करके अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना या पूर्ति करना, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ। अब आइए आगे देखते हैं। आगे कार्मिक प्रशासन में ये क्या कर देते हैं, स्थानांतरण। आप देखते हैं राजनीतिक उद्देश्य से स्थानांतरण होते हैं, पदोन्नति होती है। जो हमारी पिछली सरकार थी, आप लोगों ने देखा था कि पटवारी या आप कहें चपरासी स्तर तक के स्थानांतरण हुए थे, और इन स्थानांतरणों के लिए बदले में क्या लिया गया था, धन या रुपयों का। तो ये एक कमाई का क्या है दोस्तों, माध्यम है, एक प्रकार से आप कह सकते हो, है ना। एक मिनट। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं कार्मिक प्रशासनिक क्षेत्रों में भी। इसके अलावा सार्वजनिक धन का क्या करना, दुरुपयोग करना। यदि किसी योजना के लिए कोई भी धन आता है तो उस योजना के लिए जो धन आया है उसका पूर्ण रूप से प्रयोग ना करना ही क्या है, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग है। तो इस प्रकार भ्रष्टाचार, जो राजनैतिक भ्रष्टाचार है, उसके ये 5 पॉइंट 6 पॉइंट अभी आप और लिख सकते हो। तो आपको अगर 5 मार्क्स का आ रहा तो आप 2 पॉइंट्स लिखिए और आगे बढ़ जाइए। अगर आपका यही क्वेश्चन 20 मार्क्स का है तो आप सब में 4 से 5 पॉइंट दे दीजिए। अच्छे अच्छे ये पॉइंट्स जब आप देंगे तो एग्ज़ामिनर को क्या लगेगा कि आपने इस टॉपिक पे अच्छी तैयारी की हुई है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है अपना, हाँ, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है उसके कई सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, लेकिन जो ये पिछले हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि जीप घोटाला, चारा घोटाला, लालू जी को जेल हुई है। बोफोर्स तोप कांड, ये सेना के लिए रक्षा सामग्री में है। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला हुआ था। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और राष्ट्रमंडल घोटाला, ये दिल्ली का मामला है। शीला दीक्षित जी चुनाव हार जाती हैं। तो इस प्रकार ये राजनीतिक घोटाले के उदाहरण हैं। अब चलिए देखते हैं प्रशासनिक भ्रष्टाचार। तो प्रशासनिक भ्रष्टाचार में क्या है, नौकरशाही, यानी कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं एवं प्रशासनिक मशीनरी द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना ही क्या कहलाएगा, प्रशासनिक भ्रष्टाचार कहलाएगा। अब ये कैसे प्रशासन में भ्रष्टाचार करते हैं, ये कार्यों को विलंब से करते हैं। अगर कोई कार्य 2 दिन में होना है तो उसके लिए महीने भर लगा देंगे। और इस महीने भर लगाने का कारण क्या है कि इसके बदले में इनके स्वार्थों की पूर्ति की जाए तो वही कार्य क्या हो जाता है, 2 दिनों में हो जाता है ना। आप सब देखे होंगे, आपको अगर कोई सर्टिफिकेट भी बनवाना हो किसी भी लोक सेवा में तो आपको क्या करना पड़ता है, अगर जल्दी बनवाना है तो उसके लिए आपको धन देना पड़ता है या उस लोक सेवक की ज़रूरतों को पूर्ति की जाती है। तो कार्यों में विलंब करना। दूसरा, कार्य तेजी से करने हेतु क्या करते हैं, धन की मांग करते हैं। यानी कि इसी कार्य को जिसको विलंब किया जा रहा है उसको हम और पहले से करेंगे, ऐसा कह करके ये क्या करते हैं, धन की मांग करते हैं। और सभी लोक सेवकों को स्वाविवेकीय शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। स्वाविवेकी शक्तियों से तात्पर्य ये है कि कुछ कार्यों को करने के लिए उनके पास स्वयं से निर्णय लेने की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो इनका ये क्या करते हैं, निजी लाभ के लिए दुरुपयोग करते हैं। ठीक है। इसके अलावा सरकारी साधन जैसे कि आवास, वाहन, कार्यालय का अपने हित में क्या करते हैं, ये प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर इनको वाहन मिला हुआ है, कोई भी अधिकारी हो, अगर उसको वह वाहन मिला है सरकारी कार्य हेतु, लेकिन वह कर क्या रहा है, उस वाहन में उनकी पत्नी है और वह उससे क्या करने जा रही हैं, बाजार करने जा रही हैं उस वाहन में बैठ करके, तो इस वाहन का क्या हुआ, दुरुपयोग हुआ। वो अपने निजी लाभ के लिए इस वाहन का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। उनका कार्यालय है सरकारी कामकाजों को निपटाने के लिए, लेकिन पता चले कि उस कार्यालय में वह कुछ और ही कर रहे हैं। तो इस प्रकार यह क्या है, दुरुपयोग है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। इसके उदाहरण देखिए, प्रशासनिक भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण और ज्वलंत उदाहरण है मध्य प्रदेश में
व्यापारिक भ्रष्टाचार है। व्यापारिक भ्रष्टाचार में क्या है, जो व्यापारी वर्ग हैं, व्यवसायी हैं, उनके द्वारा भ्रष्ट तरीके से या निजी लाभ के उद्देश्य से अपने कार्यों को गलत तरीके से करना या अपने पद का दुरुपयोग करना, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यापारिक भ्रष्टाचार कहते हैं। अब इसमें क्या क्या शामिल है, मिलावट करना, कम तौलना, निर्धारित मूल्य से अधिक राशि प्राप्त कर लेना, वस्तुओं की जमाखोरी, कालाबाजारी और अस्वस्थ प्रतियोगिता। इसी अस्वस्थ प्रतियोगिता को रोकने के लिए क्या बनाया गया है, प्रतिस्पर्धा आयोग बनाया गया है, ताकि जो अस्वस्थ प्रतियोगिताएं हो रही हैं बाज़ार में, मार्केट में, उनको रेगुलेट किया जा सके। तो इस प्रकार ये इनके तरीके हैं व्यापारिक भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार को करने के। इनको समझाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। जो हमारा चौथा प्रकार है वह क्या है, चौथा जो प्रकार है वह क्या है, न्यायिक भ्रष्टाचार है। यानी कि न्यायपालिका एवं न्यायिक व्यक्तियों द्वारा अपने पद व सत्ता का दुरुपयोग करना ही क्या कहलाता है, न्यायिक भ्रष्टाचार कहलाता है। अब इसमें कैसे कैसे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, आप सबको पता है। धन लेकर के निर्णय को क्या किया जाता है, अनुचित तरीके से बदल देना, ये क्या कहलाता है, न्यायिक भ्रष्टाचार। मतलब निर्णय कुछ और आने वाला हो, लेकिन अंतिम समय में न्यायिक क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को धन दे करके क्या करवा लिया जाता है, निर्णय को ही परिवर्तित करवा दिया जाता है। अदालतों में देखते हैं आप, तारीखों में परिवर्तन होता है ना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण MPPSC चल रहा ना केस आरक्षण पर, 2 साल से चल रहा है, अभी तक निर्णय नहीं आया। अगली डेट मिल जाती है माननीय न्यायालय द्वारा, नेक्स्ट डेट, ठीक है। तो ये तारीखों में परिवर्तन होता है। अब आप चाहे इसे राजनीतिक रूप से प्रभावित कहिए या कोई और अन्य कार्य, वहीं आप देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होता है तो उसके लिए आधी रात को भी कोर्ट क्या हो जाता है, खुल जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब भ्रष्टाचार का प्रकार है। और किस प्रकार का, न्यायिक भ्रष्टाचार है। न्यायिक प्रक्रिया में जानबूझ करके विलंब करना, यानी कि कोई भी अगर निर्णय तुरंत आने वाला हो या कि हो सकता है कि जिसकी सुनवाई होने वाली हो, उसमें क्या किया जाता है, विलंब किया जाता है। और कैसे, जानबूझ करके। फिर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर शक्तियों का प्रयोग करना। जो हमारी न्यायपालिकाएं होती हैं प्राथमिक श्रेणी की, है ना, या जिला स्तर की, वो क्या करती हैं, कई बार अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर जा कर के निर्णय देती हैं। तो इस प्रकार ये सब किस में आते हैं, न्यायिक भ्रष्टाचार में आते हैं। पुलिस तंत्र में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो उसके कौन कौन से प्रकार हैं, उसमें कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जो पुलिस तंत्र में भ्रष्टाचार को इंगित करते हैं। कोई निर्दोष है उसको प्रताड़ित करना, ये भी क्या कहलाता है, भ्रष्टाचार कहलाता है। देखते हैं कि पुलिस जो है तो कई बार द्वेष की भावना से जो दोषी नहीं होता है उसे भी क्या करती है, उठा करके लॉकअप में बंद कर देती है, उसे प्रताड़ित करती है। और ये क्या करते हैं, धन के बदले दोषी पर उचित कार्यवाही नहीं करते हैं। जो वास्तविक रूप से दोषी होता है वह बच निकलता है। साथ ही ये रिपोर्ट में क्या कर देते हैं, अनावश्यक परिवर्तन कर देते हैं। इसके अलावा यह अगर कोई व्यक्ति थाने में जाता है अपनी रिपोर्ट लिखवाने, तो यह रिपोर्ट को क्या नहीं करते, नहीं लिखते हैं। तो इस प्रकार ये सब पुलिस तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार का प्रकार है। अगला जो इसका प्रकार है वह कौन सा है, शैक्षिक भ्रष्टाचार। यानी कि जो शैक्षणिक संस्थानों में व्याप्त है उसे हम पर देखेंगे। परीक्षा में नकल करवाना, धन लेकर के किसी परीक्षार्थी को क्या करना, अनुचित लाभ देना। परीक्षार्थी को क्या लाभ देंगे, उसके अंकों में फेरबदल या वृद्धि की जाएगी या किसी में कमी की जाएगी। तो ये किस में आ जाएगा, शैक्षिक भ्रष्टाचार। प्रश्न पत्र को समय पूर्व ही सार्वजनिक कर देना, यानी कि एग्ज़ाम 12 बजे होना है और प्रश्न पत्र पता चले कि 11 बजे ही सार्वजनिक हो गया है, तो यह भी क्या है, भ्रष्टाचार है। अंकों में फेरबदल करना भी क्या है, भ्रष्टाचार है। व्यापम हमारा बहुत शानदार इसका उदाहरण है। तो इस प्रकार 6 प्रकार हो गए। अब आइए आगे देखते हैं इसके अन्य भ्रष्टाचार को। देख लीजिए कि अन्य कौन कौन से प्रकार हैं। तो धार्मिक भ्रष्टाचार है। अब धार्मिक भ्रष्टाचार में क्या होता है, धार्मिक भ्रष्टाचार भी कई तरीके से है।
जिनमें क्या किया जाता है, ट्रस्ट बनाया जाता है और इन ट्रस्ट के तरीके से जो काला धन होता है उसे क्या किया जाता है, सफ़ेद किया जाता है। पहला तो ये प्रकार हो गया। दूसरा आप लोग ये देखते हो कि धार्मिक संगठनों द्वारा क्या किया जाता है, मंदिरों, मस्जिदों या चर्चों में कब्जा जमाए रखा जाता है और उसका उपयोग वो क्या करते हैं, अपने निहित स्वार्थ के लिए करते हैं। तीसरा आप देखते हैं कि धार्मिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं या धार्मिक मठाधीश जो होते हैं, ये क्या करते हैं, कई बार राजनीतिक दलों को मदद पहुंचाते हैं। और इसका सबसे अच्छा अगर आपको देखना तो आप आश्रम नामक वेब सीरीज है उसे आप देखिए, तो वहाँ से आपको इस कॉन्टेक्स्ट में और जानकारियाँ पता लगेंगी। फिर चिकित्सा क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार। अब चिकित्सा क्षेत्र की जब आप बात आती है तो आप सबसे बेहतरीन मूवी कौन सी है, गब्बर इज़ बैक। आप देखिए उसमें क्या किया जाता है, उसमें जो मरीज़ की डेड बॉडी होती है उसको भी वो क्या कहते हैं कि इसमें अभी बचने की संभावना है और उसका इलाज करते हैं, किसके लिए, धन के लिए, वित्त के लिए। और कई बार क्या होता है कि इलाज संभव ना होने के कारण भी डॉक्टरों द्वारा या हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा क्या किया जाता है, उस पेशेंट को रखा जाता है, किसके लिए, ताकि वो और अधिक धन को बना सकें। तो इस प्रकार से यह क्या है, चिकित्सा में जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में। सशस्त्र बलों में भी कई तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त हैं। अब इसके अलावा, इन सब के अलावा भी केंद्रीय सतर्कता आयोग ने भारत में 27 प्रकार के भ्रष्टाचार को बतलाया है कि वो 27 प्रकार के भ्रष्टाचार क्या हैं, वो यही हैं। इसमें हम सब टॉपिक्स में पढ़े हैं, उसमें डायरेक्ट दिया गया है कि किसी का जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए रिश्वत लेना, रेलवे आरक्षण के लिए रिश्वत लेना, है ना, किसी कार्य को विलंब करना, है ना। तो इस प्रकार यही सारे टॉपिक्स को वो क्या किया है, अलग अलग करके बतलाया है सतर्कता आयोग ने। और कुल कितने प्रकार का बतलाया है, 27 प्रकार से बतलाया। तो मतलब भ्रष्टाचार की एक बहुत लंबी श्रृंखला व्याप्त है। अब चलिए आगे देखते हैं भ्रष्टाचार के कारण क्या क्या हैं, भ्रष्टाचार क्यों होता है। तो देखिए, भ्रष्टाचार का कारण को जानने से पहले आप लोग एक उसके बारे में थोड़ा सा, जब भी आपको कारण या कुछ भी लिखने के लिए आए तो आप डायरेक्ट कारण मत लिखिए, एक लाइन कम से कम बतलाने का प्रयास करिए। तो देखिए, इसका जो इंट्रो है वह क्या है कि देश में फैला भ्रष्टाचार क्या है, एक जटिल समस्या है। जटिल समस्या तो है ही, अभी आज तक समाप्त नहीं हुई। अन्ना हजारे ने आंदोलन किया, इसके पहले भी कई सारे आंदोलन हुए, लोकपाल आई, है ना, CBI है, आपका सतर्कता आयोग है, और इसके अलावा भी बहुत सारे NGOs हैं, लेकिन तब भी भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लग रही। तो इसके क्या कारण है, तो यह एक कैसी है, जटिल समस्या है। और इस समस्या की जड़ देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक ढांचे में खोजी जा सकती है। यानी कि इसकी यह जो समस्या है, यह कहीं बाहरी समस्या नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, प्रशासनिक जो हमारा ढांचा है उसी में यह व्याप्त है। अब इसके जो प्रमुख कारण हैं उनको आइए देखते हैं एक एक करके। तो देखिए, जो सबसे पहला कारण है वह कौन सा है, ऐतिहासिक कारण है। ऐतिहासिक कारण कहने का तात्पर्य ये है कि जिसकी जो पृष्ठभूमि है वो हमारे इतिहास में छुपी हुई हो। तो स्वतंत्रता से पूर्व जब किसका शासन था, ब्रिटिशर्स का था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का था। तो इस टाइम पीरियड पर क्या होता था कि जो भारतीय होते थे इनका वेतन निम्न रखा जाता था, और जो अंग्रेज थे उनका वेतन क्या रखा जाता था, अधिक रखा जाता था। तो इससे होता क्या था कि जो कर्मचारी हैं उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती थी उस टाइम भी। तो ये अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिन्हें निम्न वेतन प्राप्त होता था वह क्या, किसका सहारा लेने लगे, रिश्वत का सहारा लेने लगे, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ से भ्रष्टाचार की जड़ शुरुआत होने लगी। भ्रष्टाचार ब्रिटिशर्स के पहले भी था, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, भारतीयों में और तेज़ी से जड़ें जमाने लगा।
दूसरा जो प्रमुख कारण है वह है राजनीतिक। आप सब जानते हैं कि जो वर्तमान की राजनीतिक विचारधारा है वह क्या है। पहले जो राजनीतिक दल होते थे वो विचारधाराओं के लिए लड़ते थे। कोई समाजवाद के लिए लड़ता था, कोई पूंजीवाद के लिए लड़ता था, है ना। लेकिन अब ये विचारधाराएं शून्य हो चुकी हैं। अब इनका ध्यान किधर है, पद और शक्ति प्राप्त करना, और पद और शक्ति प्राप्त करके क्या प्राप्त करना, धन प्राप्त करना। तो एक प्रकार से ये राजनीतिक कारण हो गया। तीसरा, समाज में भौतिकवादी संस्कृति का जन्म लेना या भौतिकवादी संस्कृति का प्रभाव आना। किसमें, समाज में। पहले हमारा जो समाज था उसमें भौतिकता और आध्यात्मिकता का क्या था, एक संतुलन था। लेकिन वर्तमान संदर्भ में क्या है, भौतिकवादी जड़ें फैल चुकी हैं समाज में। तो इससे क्या होगा, इससे जो धन होगा इसी को सर्वोपरि माना जाएगा। सुख समृद्धि के जितने भी साजो सामान है उसे भी समाज का क्या माना जाएगा, प्रतिष्ठा का विषय माना जाएगा। यानी कि धन का सामाजिक आर्थिक प्रशिक्षण का मापन बनना, यानी कि जो धन है इसका अब क्या हो जाना, सामाजिक आर्थिक प्रशिक्षण का मापक बन जाना। यानी अगर किसी के पास धन है और वह धन किस माध्यम से आया, चाहे वह उचित तरीके से आया चाहे अनुचित तरीके से, समाज इस पर विचार नहीं करता है, बल्कि वह किस पर विचार करता है कि इसके पास धन है, और जिसके पास जितना अधिक धन है वह सामाजिक आर्थिक रूप से उतना ही प्रतिष्ठित और प्रबुद्ध वर्ग है। ऐसा समाज की मानसिकता हो गई है। क्यों हो गई है, क्योंकि भौतिकवादी संस्कृति अपनी जड़ें जमा चुका है। और इसका जो कारण हो सकता है वह कौन सा कारण है, भ्रष्टाचार का सामाजिक कारण है। सामाजिक कारण में क्या क्या आता है, आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ दहेज प्रथा चल रही है, और दहेज प्रथा में क्या होता है, धन का ही आदान प्रदान होता है। बहुत सारे उत्सव त्यौहार और सम्मेलन होते हैं सामाजिक, इसमें क्या होता है, फिजूल खर्चा होता है। आप सब देखते हैं कि विवाह में कितना अनावश्यक खर्च होता है ना। अब जब किसी के पास पैसा नहीं है, किसी विवाह को बहुत अधिक मतलब साजो सामान से सुसज्जित करना, है ना, और समाज में एक अलग प्रतिष्ठा बनाना कि हमारे विवाह में ये चीज़ें थी, उसके लिए वह क्या करेगा। अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो उसके लिए वह क्या, किसका प्रयोग करेगा, रिश्वत का प्रयोग करेगा, अनुचित तरीके से धन अर्जित करने का प्रयास करेगा। तो ये हमारे समाज में भी कई सारी कुरीतियाँ मौजूद हैं, जिनकी वजह से जो भ्रष्टाचार है वह क्या है, अपनी जड़ें जमाए हुआ है। आइए और देखते हैं इसके क्या कारण हैं। फिर इसका जो कारण अगला है वह क्या है, समाज में नैतिक चरित्र का पतन होना। यानी कि समाज में नैतिकता अब क्या हो रही है, घटती जा रही है। तो इसका पतन हो जाना, आदर्श जीवन शैली का क्या होना, कम होना, सामाजिक मूल्यों, प्रतिमानों व आदर्शों की घटती लोकप्रियता। जैसे पहले ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, ये सब क्या है, मूल्य हैं। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, तो ये सारे जो हमारे सामाजिक मूल्य थे इनकी लोकप्रियता क्या हो रही है, कम हो रही है। और इनकी लोकप्रियता कम होने से भौतिकवादी संस्कृति का क्या हो रहा है, प्रभाव बढ़ रहा है, जिस वजह से लोगों के नैतिक चरित्र का पतन हो रहा है। वह केवल धन अर्जित करने को ही सर्वोपरि मानते हैं और उसके लिए हर तरीके को आजमा लेते हैं, हर तरीके से उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। फिर अगला जो इसका कारण है, प्रशासनिक तंत्र में क्या होना, लाल फीताशाही व नौकरशाही के कारण कार्यों में विलंब होना। अब कोई भी व्यक्ति अपने कार्य में विलंब क्या चाहेगा, नहीं चाहेगा, वह यही चाहेगा कि उसका कार्य जल्दी से हो। तो इस लाल फीताशाही से निपटने का तरीका क्या है कि रिश्वत दे दो आप, या साहब को कोई भी या किसी भी तरीके से आप क्या दो, गिफ्ट दो। अब वह गिफ्ट किसी भी तरीके से हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, अपना कार्य होना चाहिए। तो जो सक्षम है वो है हर प्रकार के गिफ्ट देते हैं, कोई कार दे रहा है, कोई लैंड दे रहा है, कोई मकान दे रहा है। तो ये अलग अलग तरीके हैं भ्रष्टाचार के। फिर आगे देखिए क्या कारण है
कि सार्वजनिक योजनाओं व लोक कल्याणकारी कार्यों का क्या ना होना, सामाजिक अंकेक्षण ना होना। अब चलिए कई जगह होने लगा है, इसके आगे आप लगा लीजिए नियमित अंकेक्षण ना होना। अब जब नियमित अंकेक्षण नहीं होता तो जितनी भी सार्वजनिक योजनाएं, जैसे मनरेगा है, तो मनरेगा में 100 दिन का रोजगार देने की सरकार क्या देती है, गारंटी देती है। अब यहाँ पर सरपंच साहब 5 लोगों को कार्य में लगाए हैं, रजिस्टर में 10 लोगों को दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से 5 लोगों का जो एक्स्ट्रा पैसा है वह किसकी जेब में जाएगा, मुखिया जी के जेब में जाएगा। तो ये भी एक क्या है, भ्रष्टाचार है। कोई मटेरियल आया हुआ है रोड निर्माण के लिए, उस मटेरियल का मान लीजिए रोड बनना है, और ये जो रोड बनने के लिए मटेरियल है पता चला कि घर का मार्ग बन गया है, तो यह क्या है, भ्रष्टाचार का कारण है ना। फिर अगला क्या है, लचर एवं विलंबकारी न्याय प्रणाली। हमारी न्याय प्रणाली की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह इन मामलों का त्वरित निराकरण नहीं करता है, इसमें भी वह क्या करता है, विलंब करता है। फिर इसके अलावा भ्रष्टाचार विरोधी विधानों का क्या होना, उसमें अंतर्निहित कमियां। अब हमारे पास जो विधि भी है भ्रष्टाचार के लिए, उसमें भी कमियां हैं। पहला तो कि जो कानून है वह स्वतंत्रता के पूर्व का है, यानी बदलती ज़रूरतों के अनुसार कानून को नहीं बदला गया है, वही पुराने ढर्रे का कानून लिया गया है, जिसमें कई सारे क्या हैं, लूप होल्स हैं, और इन लूप होल्स के सहारे भ्रष्टाचारी बच निकलते हैं। दूसरा अत्यंत लचर है, यानी कि उसमें त्वरित कार्यवाही करने की शक्तियां निहित नहीं हैं। तो इस प्रकार भ्रष्टाचारी विरोधी जो कानून हैं उनमें क्या होना, अंतर्निहित कमियां होना भी भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है। फिर जो सबसे प्रमुख कारण है, हमारी जो प्रबुद्ध जनता है उसमें जन चेतना का अभाव होना। यह जनता स्वयं देखती है कि कोई व्यक्ति रिश्वत ले रहा है, लेकिन उसका विरोध उसके द्वारा ना करना, सोए हुए रहना और भ्रष्टाचार में सहभागिता देना भी एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा क्या है, इस प्रकार ये हमारे भ्रष्टाचार के कई प्रमुख कारण जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अभी एक और कारण है, उसे भी देख लीजिए। भ्रष्टाचार निवारक संस्थान जो हमारे हैं, जैसे सतर्कता आयोग हो गया, लोकपाल हो गया, लोकायुक्त हो गया, सीबीआई हो गया, तो इनमें भी कई सारी कमियां हैं या समस्याएं हैं। और वो कमियां और समस्याएं क्या हैं कि इनके पास पर्याप्त शक्ति और अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, इनके लिए क्या होता है कि जैसे ये प्रधानमंत्री की जांच नहीं कर सकते लोकपाल लोकायुक्त, और उसके लिए इन्हें क्या करना पड़ता है, आप पहले सूचित करना पड़ता है, तब तक में साक्ष्यों का ही सफाया हो जाता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अलग तरीके हैं, अलग विधि से जांच करने के नियम हैं। तो इस प्रकार इनको प्राप्त जो शक्तियां और अधिकार हैं वह क्या हैं, कम हैं भ्रष्टाचार से निपटने के लिए। इसके अलावा ये भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण हो गए हैं, इनको आप लिखेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और इसके अलावा जो हमारा द्वितीय प्रशासनिक सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो था हमारा, उसने अपनी रिपोर्ट दी थी, क्या दी थी, किस शीर्षक से, शासन में नैतिकता। इस शीर्षक से इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें भ्रष्टाचार के इन्होंने क्या बतलाए थे, कारण बतलाए थे। तो इसे भी आप मेंशन कर सकते हो। तो वो कौन कौन से हैं, पहला जो कारण है, आर्थिक समृद्धि के महत्वपूर्ण साधन के रूप में भ्रष्टाचार को क्या मिलना, सामाजिक स्वीकृति मिलना। वही जो आपको पीछे बतला चुके कि भौतिक संस्कृति को सामाजिक रूप से क्या मिलना, समर्थन मिलना, यानी कि आर्थिक समृद्धि को ही सब कुछ मानना, और इसको महत्वपूर्ण साधन के रूप में क्या हो चुका है, भ्रष्टाचार को समाज की स्वीकृति मिल चुकी है कि अब भ्रष्टाचारी कोई भी हो वह सामाजिक, उसके पास आर्थिक समृद्धि है, यानी कि वह बढ़िया है, इसको क्या मिल गया है, समाज का। जब किसी चीज़ को समाज का समर्थन प्राप्त होता है तो वह क्या, उसकी जड़ें बहुत गहरी हो जाती हैं। इसके अलावा क्या है इसका अगला कारण कि नैतिक या अनैतिक किसी भी प्रकार से अपने समकक्षों से आगे निकल जाने की इच्छा। अब किसी भी व्यक्ति का कोई भी समकक्ष है, उसकी क्या मंशा है कि वह उससे आगे निकल जाए, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या किसी भी रूप से, उसके लिए वह क्या करता है, अनैतिक कृत्य करने लगता है। तो इस प्रकार यह भी भ्रष्टाचार का एक प्रमुख कारण है। फिर इसका अगला जो कारण है, उच्चतर जीवन स्तर प्राप्त करने हेतु क्या करना, भ्रष्ट साधनों का प्रयोग करना।
अब किसी व्यक्ति द्वारा क्या किया जाना, उच्चतर साधन मतलब उच्चतम जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए वह क्या करेगा, अब वह भ्रष्ट तरीकों को अपनाएगा। फिर इसका अगला जो कारण है प्रमुख, वह क्या बतलाया इन्होंने कि पारदर्शिता का अभाव और कानूनों का क्या होना, जटिल होना। यानी हमारे जो कानून बने हुए हैं वो जटिल हैं, साथ ही अगर कानून है भी, प्रक्रिया है भी, तो उसमें पारदर्शिता ना होना। फिर अगला जो कारण बतलाया है प्रशासनिक आयोग ने, वह क्या बतलाया है कि भ्रष्टाचार के लिए दिए जाने वाला दंड, जो भ्रष्टाचार के लिए दंड दिया जाता है उसमें क्या होना, या विधान है उसका क्या होना, अपर्याप्त होना। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार के मुकदमों का दीवानी प्रकृति का होने से क्या होता है, इसमें अधिक समय तक चलना और लंबित रहना। यानी कि जो भ्रष्टाचार मुकदमा है उसकी प्रकृति किस में डाली हुई है, दीवानी। अगर यही फौजदारी हो तो इसकी कार्यवाही क्या हो जाए, त्वरित हो जाए, लेकिन यह राजस्व मामले में आता है इसलिए इसकी कार्यवाही लंबी चलती है और इसके केस क्या रहते हैं, लंबित रहते हैं। और साथ ही साक्ष्यों के अभाव के कारण जो हमारे भ्रष्टाचारी भाई हैं वह क्या होते हैं, छूट जाते हैं। तो इस प्रकार भ्रष्टाचार के प्रकार, कारण और भ्रष्टाचार क्या है वह हमारा क्या हो चुका है दोस्तों, कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कल हम देखेंगे जो भ्रष्टाचार से रिलेटेड रहेगा, भ्रष्टाचार का मापन देखेंगे और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भ्रष्टाचार का क्या प्रभाव होता है और इसके अल्पमत करने के उपायों को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक आप लोग क्लासेस को रेगुलरली देखिए और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने सुझाव कमेंट के द्वारा हमें दें। धन्यवाद।